जीवन का राज डीएनए की खोज। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अणु है। यह हमारे शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है और हमारे आनुवंशिक कोड को धारण करता है। जिंदगी की पहेली हमेशा से इंसानों को हैरान करती रही है। हम हमेशा से यह जानने की कोशिश करते रहे हैं कि हम कौन हैं, हम कैसे बने और हमारे गुण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इस पहेली का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है आनुवंशिक जानकारी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती रहती है। ये जानकारी हमारे डीएनए में संचित होती है और यह हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती है। इस राज को सुलझाने में एक बहुत बड़ी खोज हुई 1953 में, जब वैज्ञानिकों ने डीएनए की बनावट का पता लगाया। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तुत किया, जो आनुवंशिक जानकारी के भंडारण और स्थानांतरण के तरीके को समझने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। ये खोज आधुनिक जीव विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई, जिससे आनुवंशिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में नई राहें खुल गईं। इस खोज ने हमें यह समझने में मदद की कि कैसे आनुवंशिक बीमारियां होती हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर की हर कोशिका के बीच में पाया जाता है। ये एक पेचीदा अणु है जो हमारे बढ़ने, काम करने और बच्चे पैदा करने के लिए जरूरी सभी आनुवंशिक निर्देशों को अपने अंदर रखता है। डीएनए की संरचना में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं: एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये न्यूक्लियोटाइड्स एक विशिष्ट क्रम में जुड़कर हमारे आनुवंशिक कोड को बनाते हैं। डीएनए की बनावट की खोज से यह समझने में मदद मिली कि आनुवंशिक जानकारी कैसे रखी जाती है और आगे बढ़ती है। ये जानकारी डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना में छिपी होती है, जो एक सीढ़ी की तरह होती है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स की जोड़ी होती है। इस खोज ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक नया दौर शुरू किया और कई वैज्ञानिक खोजों और तरक्की का रास्ता दिखाया। डीएनए की खोज ने हमें यह समझने में मदद की कि कैसे आनुवंशिक बीमारियां होती हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा इस खोज ने हमें यह भी समझने में मदद की कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई और कैसे विभिन्न जीवों के बीच आनुवंशिक संबंध होते हैं। इस खोज के पीछे की दिलचस्प कहानी में रोजालिंड फ्रैंकलिन का भी महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के माध्यम से डीएनए की संरचना को समझने में मदद की। डीएनए की खोज ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी, जिससे नई उपचार विधियों और दवाओं का विकास हुआ। जीवन के अणु की तलाश। 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों को पता था कि आनुवंशिक जानकारी कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों नाम की संरचना में होती है। ये गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए से बने होते थे। वैज्ञानिकों ने इन संरचनाओं का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि ये कोशिका के विभाजन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए से बने होते थे। प्रोटीन की जटिल संरचना और विविधता ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद यही आनुवंशिक जानकारी को ले जाने का माध्यम है। लेकिन यह साफ नहीं था कि इनमें से कौन सा चीज आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार था। वैज्ञानिकों के बीच इस विषय पर गहन बहस चल रही थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि डीएनए अपनी सरल संरचना के कारण आनुवंशिक जानकारी को ले जाने में सक्षम नहीं हो सकता। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते थे कि प्रोटीन अपनी पेचीदगी और विविधता के साथ आनुवंशिक जानकारी को ले जाने का काम करता है। प्रोटीन के विभिन्न प्रकार और उनकी जटिल संरचना ने इस धारणा को और मजबूत किया। वहीं दूसरी ओर डीएनए को एक सरल अणु माना जाता था। डीएनए की संरचना को लेकर वैज्ञानिकों के मन में कई सवाल थे। वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या यह सरल अणु वास्तव में आनुवंशिक जानकारी को ले जा सकता है। हालांकि 1944 में ओसवाल्ड एवरी और उनके साथियों ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग किया, जिससे साबित हुआ कि डीएनए ही असली में आनुवंशिक जानकारी को ले जाता है। इस प्रयोग ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी और डीएनए के महत्व को उजागर किया। इस खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया और डीएनए की संरचना को समझने की एक तेज दौड़ शुरू हो गई, क्योंकि यह माना जाने लगा था कि बनावट में ही काम करने का राज छुपा है। वैज्ञानिकों ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को समझने के लिए कई प्रयोग किए और अंततः यह पाया कि डीएनए की संरचना ही उसकी कार्यप्रणाली का रहस्य है। इस खोज ने आनुवंशिकी के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी और हमें जीवन के अणु की गहराई से समझने में मदद की। वॉटसन और क्रिक, एक ऐतिहासिक साझेदारी। 1950 के दशक की शुरुआत में जेम्स वॉटसन, एक युवा अमेरिकी आनुवंशिकीविद, और फ्रांसिस क्रिक, एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम कर रहे थे।
यह वह समय था जब विज्ञान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोजें हो रही थीं और डीएनए की संरचना को समझना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। वे दोनों डीएनए की बनावट का पता लगाने के लिए पूरी तरह से जुटे हुए थे, जिसे उस समय जीव विज्ञान का सबसे बड़ा राज माना जाता था। डीएनए की संरचना को समझने से यह पता चल सकता था कि आनुवंशिक जानकारी कैसे संग्रहित और प्रसारित होती है, जो चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति ला सकती थी। वॉटसन और क्रिक ने एक अनोखा साथ शुरू किया। उनकी साझेदारी केवल वैज्ञानिक सहयोग तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी दोस्ती में भी बदल गई थी। वे घंटों तक प्रयोगशाला में काम करते, विचारों का आदान प्रदान करते और एक दूसरे की सोच को चुनौती देते। वॉटसन को आनुवंशिकी की गहरी समझ थी, जबकि क्रिक को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का अनुभव था, एक ऐसी तकनीक जिससे अणुओं की त्रिआयामी संरचना का अध्ययन किया जाता है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के माध्यम से वे डीएनए के अणुओं की संरचना को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने ज्ञान और विशेषज्ञता को एक साथ मिलाया ताकि डीएनए की पहेली को मिलकर सुलझा सकें। उनके प्रयासों में कई असफलताएं भी आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार अपने मॉडल को सुधारते रहे और नए नए प्रयोग करते रहे। उनके काम में मॉडल बनाना और दूसरे वैज्ञानिकों के शोध से मिले आंकड़ों का विश्लेषण करना शामिल था, जिसमें मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन भी शामिल थे, जो किंग्स कॉलेज लंदन में डीएनए पर अध्ययन कर रहे थे। फ्रैंकलिन की एक्सरे तस्वीरें विशेष रूप से महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि उन्होंने डीएनए की दोहरी हेलिक्स संरचना को स्पष्ट करने में मदद की। वॉटसन और क्रिक ने इन आंकड़ों का उपयोग करके डीएनए की सही संरचना का मॉडल तैयार किया, जो आज भी विज्ञान की दुनिया में एक मील का पत्थर माना जाता है। रोजालिंड फ्रैंकलिन एक अपरिहार्य योगदान। रोजालिंड फ्रैंकलिन एक बहुत ही बुद्धिमान भौतिक रसायन और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर थीं, जिन्होंने डीएनए की संरचना की खोज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह किंग्स कॉलेज लंदन में काम कर रही थीं, जहां उन्होंने एक्सरे विवर्तन तकनीकों का इस्तेमाल करके डीएनए का गहन अध्ययन किया। फ्रैंकलिन के काम में डीएनए के बहुत ही शुद्ध नमूने तैयार करना और उन पर एक्सरे बीम डालना शामिल था। उनके द्वारा बनाए गए विवर्तन पैटर्न ने डीएनए अणु के आकार और नाप के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दिए। 1952 में फ्रैंकलिन और उनके छात्र रेमंड गॉसलिंग ने डीएनए की एक एक्सरे विवर्तन तस्वीर ली, जिसे फोटो 51 के रूप में जाना जाता है। इसने डीएनए संरचना को समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।